अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये होती कैसे है। यहाँ पर याद रखिए कि हम लोग जो है ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो कंप्लीट ब्रेकडाउन हम लोगों ने पढ़ी थी वो कंप्लीट ब्रेकडाउन कैसे होती है। तो याद रखेंगे सबसे पहले ना वो डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइडेड है। जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स क्या आ जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, आगे जो है वो क्रेब्स साइकिल है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो सबसे पहले जो है वो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको वर्ड इज फॉर ग्लूकोज और लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है बेटे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। अब इसकी साइट क्या है, कहां पर ये होती है, तो बेटे ये होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट होता है, और इस फ्लूइड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। तो आपको याद यही करना है कि साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि साइटोप्लाज्म में कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म के पार्ट जिस पार्ट में होता है उस पार्ट का नाम है साइटोसोल। अब याद रखें कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ऐसे नहीं है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पकड़ा और उसको डायरेक्ट तोड़ दिया दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में। इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्टेप्स आ जाते हैं जो मैं चंद आपको बता देता हूँ। पहले जो है ना वो ग्लूकोज जो है ना ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट में। और ये आगे रिएक्शन चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है यहां तक के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं पाइरुवेट के। क्लियर हो गया। ये रिएक्शन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। देखो, पहले जब कोई दुकानदार दुकान खोलता है तो पहले उसमें कुछ सामान रखता है, तो फिर उसको बेच के उसको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर भी ये होगा कि पहले हमारी बॉडी थोड़ी सी एनर्जी खुद से लगाएगी, बाद में उसको प्रॉफिट आएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि शुरू में यहाँ पे एक एटीपी वो दे देता है, मतलब एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक एनर्जी दे देता है यहाँ पे। फिर दूसरी यहाँ पे एक एटीपी को बना देता है एडीपी, मतलब यहाँ पर उसने क्या किया, दो एटीपी की एनर्जी खुद से लगा दी, मतलब दो एटीपी वो माइनस में आ गया। लेकिन इस दौरान ना ग्लाइकोलाइसिस जब यहाँ से आगे बढ़ती है ना, तो टोटल एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और दो क्या प्रोड्यूस होते हैं, NADH प्रोड्यूस होते हैं। दो एटीपी और चार एटीपी और दो NADH। अब इस चार एटीपी में से अगर ये दो माइनस कर लें तो हमें टोटल फायदा कितने का हुआ, दो एटीपी का फायदा हुआ और दो NADH का फायदा हुआ। क्लियर हो गया। ये टोटल बेनिफिट है आपको ग्लाइकोलाइसिस से, क्योंकि आपने चार प्रोड्यूस किए लेकिन शुरू में आप लोगों ने दो इन्वेस्ट भी तो किए थे ना, तो उस इन्वेस्टमेंट को यहां से हम लोग माइनस कर लेते हैं। आगे आपके पास क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल होता है, इसकी साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे पिछले की साइट क्या थी, साइटोप्लाज्म थी ना, लेकिन इसकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे एक मसला है, और मसला ये है कि ये जो पाइरुवेट है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइरुवेट को निकाब करवाना पड़ेगा। अगर किसी लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में लेकर जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बुर्का पहनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मास्क पहना रहे हैं। देखो है क्या चीज, पाइरुवेट है ना, इस पाइरुवेट को क्या करना पड़ेगा बेटे, इस पाइरुवेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ करके। और करना क्या पड़ता है, इसके साथ ना एक को एंजाइम मिला देते हैं हम लोग, को एंजाइम ए जिसका नाम है। वो को एंजाइम ए क्या करता है, इसके बीच में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और एक NAD से क्या बना देता है, NADH बना देता है। क्या कर देता है, NAD से NADH बना देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है बेटे एसिटाइल को ए। हम लोग इसको पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ये बेसिकली डायरेक्ट क्रैब साइकिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी बुक में लिखा होगा। क्लियर हो गया।
अब ये जो एसिटाइल को है ना, दैट कैन नाउ एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है ना, तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो क्या होते हैं कि इसके बीच में से जो है वो तीन मॉलिक्यूल बनते हैं NADH के। एक मॉलिक्यूल बनता है ATP, जो शुरू में GTP बनता है, जिसको बाद में ATP में कन्वर्ट कर लिया जाता है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि एक ATP बन जाता है। और एक ही क्या बनता है, FADH2 बनता है। एक ही क्या बनता है, FADH2। अब अगर जरा देखो, हम लोग जरा कैलकुलेशन करें ना, देखो एक पायरुवेट से एक NADH यहाँ बना, तीन यहाँ पे बने, तो टोटल कितने NADH बन गए, चार NADH बन गए ना। और एक ATP, एक FADH2, ये एक ATP से बने हैं। तो पायरुवेट कितने होते हैं, दो। एक पायरुवेट से बने हैं, तो पायरुवेट कितने होते हैं, दो। तो जब ये मल्टीप्लाई बाय टू कर लेंगे ना हम लोग, दो पायरुवेट से, तो सबसे ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, आगे जब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम क्या भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम ये है कि ये जो NADH2 बना है आपके पास, या NADH आपके पास जो बना है, और जो FADH2 बने हैं, ठीक है, ये एनर्जी की फॉर्म तो है। लेकिन हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि बॉडी का एनर्जी करेंसी यूनिट ATP है। ये वाली एनर्जी तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, नहीं यूज कर सकते। अब करना क्या पड़ता है, इनके बीच में से रिलीज करने होते हैं, निकालने होते हैं। हमें क्या निकालने होते हैं, हाइड्रोजन के आयंस निकालने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम NAD+ में और FAD+ में। जब ये कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ से हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसके बीच में से एनर्जी भी निकल आती है, इसके बीच में से एनर्जी भी निकल आती है। और इस एनर्जी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं इनटू ATP। मतलब यहाँ से हम लोग NADH की एनर्जी को निकाल निकाल के ATP में भरते हैं। याद रख लो कि एक NADH के अंदर एनर्जी होती है तीन तीन ATP के बराबर। और एक जो है वो FADH2 के अंदर एनर्जी होती है दो ATP के बराबर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन जो है वो अपने जेहन में बिठा लो। और वो एक्सेप्शन क्या है कि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी दो जो है वो NADH बनते हैं। लेकिन याद रख लो कि ग्लाइकोलाइसिस के जो NADH होते हैं ना, उसमें एक NADH के अंदर एनर्जी होती है दो ATP के बराबर। इसके अलावा जितने भी जो है वो NADH है ना, चाहे वो क्रेब साइकिल में बन रहे हैं, लाइक ये देखो ना, क्रेब साइकिल में यहाँ पर हम लोगों ने बनाए थे चार एक पायरुवेट से और चार दूसरे पायरुवेट से, तो आठ जो थे, इन आठ की आठ के अंदर एनर्जी थी तीन ATP के बराबर। लेकिन जब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो दो NADH बन रहे हैं, तो इनके अंदर एनर्जी कितनी होगी, चार ATP के बराबर। क्यों, क्योंकि एक के अंदर है दो, दूसरे के अंदर भी है दो, तो टोटल यहाँ से चार ATP हमें मिल सकते हैं। अगर मैं आपको डिवाइड यहीं पे ही कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा टोटल कितने ATP हमारी बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जरा ग्लाइकोलाइसिस को देखो, तो ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बताया कि दो ATP हमें मिलते हैं और दो NADH हमें मिलते हैं। तो जरा देखो, यहाँ पे हम लोग कर देता हूँ मैं, दो ATP ग्लाइकोलाइसिस के, दो NADH। मैंने बताया था इसके अंदर कितने ATP के बराबर एनर्जी है, ये तो दो ATP है, तो मतलब दो ATP के बराबर ही है। यहाँ पर देखो एक के अंदर दो ATP के बराबर एनर्जी है, तो दो है, तो चार ATP के बराबर एनर्जी यहाँ से हमें मिल सकती है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जरा देखो, तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर भी एक पायरुवेट से हमें दो NADH और एक NADH के अंदर यहाँ ताकत जो है वो तीन ATP के बराबर है, तो 3 2 6 ATP। इसी तरीके से देखो यहाँ पे जो है वो क्रेब साइकिल के अंदर जो है वो तीन और तीन छह, एक पायरुवेट से भी तीन, दूसरे पायरुवेट से भी तीन, छह NADH, तो 6 3 18 ATP। यहाँ देखो दो FADH2 बन रहे हैं। जब दो FADH2 बन रहे हैं, तो देखो एक FADH के अंदर कितनी एनर्जी होती है, दो के बराबर, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 ATP। इसी तरीके से लास्ट पे देखो, तो यहाँ पे एक ATP, एक पायरुवेट से, दूसरे पायरुवेट से दूसरा ATP, तो यहाँ पे भी दो ATP।
तो टोटल आपके पास जो है वो कितने एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं? 6 and 6, 12, 12 and 18 कितने हो गया आपके पास? 30, 34, 36। क्लियर हो गया? तो टोटल आपको फायदा कितने का हुआ? 36 एटीपी का फायदा हुआ। लेकिन टोटल प्रोड्यूस कितने हुए थे? 38 प्रोड्यूस हुए थे, याद रखना। प्रोड्यूस कितने हुए? 38। आपको फायदा कितने का हो? 36 का। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर कैसे 38 प्रोड्यूस हुए थे? तो बेटे ये देखो ऐसे। जब आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाई थी, आपको बताया था कि 4 जो है वो एटीपी यहाँ पे बनते हैं, लेकिन 2 हम लोगों ने पहले यूज किए हुए होते हैं, तो टोटल फायदा 2 एटीपी का था। अब यहाँ देखो, मैं अगर जो है वो टोटल प्रोड्यूस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ग्लाइकोलाइसिस के 4 लिखने पड़ेंगे ना, 4 लिखूंगा। टोटल 38 प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आपको फायदा कितने का होता है? 36 का फायदा होता है। इस एटीपी को आप किस काम के लिए यूज करते हैं? मसल का मूवमेंट के लिए। हम हिलते हैं, बात करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमें मसल्स मूव करने पड़ते हैं। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई भी चीज की ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को डबल करना पड़ेगा, तब भी एनर्जी लगानी पड़ती है। नर्व इंपल्स, लाइक अगर मैं हाथ फॉर एग्जांपल टच करता हूँ अपने लैपटॉप को, तो क्या होता है? मेरा दिमाग फील करता है ना कि हाथ टच हुआ है लैपटॉप को। अब ये फीलिंग कैसे होती है कि मेरे हाथ से सिग्नल मेरे ब्रेन तक जाएगा, इसको लेकर जो जाती है ना, वो नर्व लेकर जाती है, और लेकर जाने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग नर्व इम्पल्स कह रहे होते हैं। ऐसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल हो गए, ऐसे और डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो बेटे यहाँ पर आपका जो है वो चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके।